मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि अल्प समय में ही यह विश्वविद्यालय अपने प्रयासों से विकास की ओर तेजी से अग्रसर है और शायद संभवतः ये पहला वेबिनार है जिनको श्रीमान अमेरिका सिंह जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर मंथन करने के दृष्टि से ये किया है। आज के समय में यह पॉलिसी एनईपी कितना व्यवहारिक है, कितना भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है और किस ढंग से नई तकनीकी को भी ग्रहण करने की क्षमता स्थापित करने वाली है, किस ढंग से आम विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास का सृजन करने वाली है। भारतीय मूल्य, मानवीय मूल्य उसको जीवन में आचरित करते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इसको दिशा प्रदान करने वाली है। और इसे बहुत स्वाभाविक है कि इसके बारे में पूरा मंथन होना चाहिए, उसका व्यवहारिक स्वरूप कैसे बने, इस दृष्टि से उसके अनुरूप कार्यक्रम की रचना भी होनी चाहिए। समता अल्पना सिंह जी ने बताया कि एक ही थाली में सब कुछ विद्यमान है, इसमें कोई छूटा नहीं है, सब कुछ है, चाहे आध्यात्म हो चाहे भौतिक हो, सब समान है, जो भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। मेरा यह मानना है कि शिक्षण संस्थाओं की पहचान वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होती, बल्कि वहां की चिंतन परंपरा से होती है। शिक्षा की सफलता का पैमाना भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से ओतप्रोत मानव निर्माण है। आचार्य का अर्थ ही है विद्यार्थियों में अपने आचरण से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जिससे विद्यार्थी संस्कारों की सीख ले सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गढ़ना है, इसलिए वह केवल औपचारिक नहीं रहे बल्कि उसका संबंध व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। इसी से विद्यार्थियों में मौलिक सोचने की शक्ति विकसित होती है। अनौपचारिक संबंध बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करता है। औपचारिकता तो सामान्य तौर पर लोगों को बहुत ही सोच समझ करके अनेक चीजों को ध्यान करते करनी पड़ती है, लेकिन अनौपचारिक संबंध के कारण व्यक्ति की जो सहज क्रियाएं हैं, वो सहज क्रियाओं का आभास होता है और सहज क्रियाओं के अंतर्गत कहां सुधार किया जा सकता है, यह एक दूसरे को अनुभूति भी होती है। ये सारी चीजें अनौपचारिक संबंधों के माध्यम से होती है। औपचारिक और अनौपचारिक संबंध के माध्यम से ही व्यक्ति की समुचित तौर पर निर्वृत्ति हो सकती है, परोक्षता संस्कार उसको प्राप्त होते हैं और उस प्रकार का संस्कार उसको प्राप्त होता रहे, यही इसका एक मूल उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का निर्माण देश भर के 676 जिलों, 6,600 विकास खंड, 2,50,000 ग्राम पंचायतें, शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने के पश्चात किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात संभवतः यह ऐसी पहली शिक्षा नीति है जिसमें इतने बृहद स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की। महत्वपूर्ण यह भी है कि इसमें सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक विषयों की खोज की अनुमति देने वाली लचीली पद्धति रखी गई है। अलका सिंह जी ने अपने प्रेजेंटेशन के अंतर्गत बड़े ही व्यवस्थित तौर पर समझाने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूं कि देश में 34 साल बाद
आई नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की विचारधारा का पोषण करने वाली होने के साथ ही देश के दीर्घकालीन विकास में विद्यार्थियों की महती भूमिका तय करने वाली है। यह पूरी तरह से भारतीय जनमानस की भावनाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली है। इसमें मातृभाषा में अध्ययन को प्रोत्साहन देने की जो बात है, उस पर विश्वविद्यालयों को व्यवहारिक रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। इस पर जरूर विचार किया जा रहा है और उस दिशा में इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय निश्चित रूप से सोच भी रहे हैं और संभवतः आगे भी बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात इस नई शिक्षा नीति की यह भी है कि इसमें विज्ञान, कला, संस्कृति के साथ भारतीय विचारधारा से जुड़े संस्कारों से संबद्ध अध्ययन की स्वतंत्रता दी गई है। मेरा यह मानना है कि शिक्षा में विद्यार्थी की स्वयं की रुचि अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी से उसका कालांतर में सर्वांगीण विकास भी होता है। नई शिक्षा नीति का मैंने विस्तार से अध्ययन किया है। अब मुझे लगता है कि पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि न तो किसी भाषा को विद्यार्थी पर थोपा जाएगा और न ही किसी भाषा का विरोध किया जाएगा। मातृभाषा में अध्ययन की बात इसलिए मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं कि इसी से भारतीय भाषाओं का वास्तविकता में संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। हम सभी जानते हैं कि बच्चा जिस भाषा में पहले घर में अपने माता पिता से संवाद करता है, उसी में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ सकता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे विद्यार्थी व्यावहारिक रूप में अपने परिवेश से जुड़ा रहता है और बाद में जो शिक्षा अर्जित करता है वह जीवन भर उसे काम में आती है। मैं विश्वविद्यालयों से आग्रह करता हूं, मैंने इसके पहले विश्वविद्यालय के कुलपतियों से संवाद किया था, उसमें मैंने इस बात को बहुत जोर दिया था और लगातार आग्रह करता हूं कि वे विज्ञान और तकनीकी तथा विशिष्ट विज्ञान के क्षेत्रों के भी पाठ्यक्रम अपने यहाँ अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी विकसित करें। स्थानीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित शोध और अनुसंधान को भी अधिकाधिक मातृभाषाओं में लाने के प्रयास शिक्षण संस्थान करें। इससे हम अपनी परंपरा और संस्कृति के साथ उपलब्ध ज्ञान की धरोहर को भविष्य के लिए भी और अधिक बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति का भी प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम विद्यार्थी हित में हमारी धरोहर को संरक्षित करें। नई शिक्षा नीति में भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत की समझ बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। यानी इसमें तो ये भी दर्शाया गया है कि अब ज्ञानार्जन जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, इन ग्रंथों से प्राप्त करें। वहां से भी तकनीकी का कैसे विकास हो सकता है, उसमें अच्छी तरह से गहनता के साथ विवरण है और उस विवरण को भी ध्यान में रखते हुए अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं उच्च स्तर प्राप्त कर सकने में सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के विषय चयन में स्वतंत्रता की बात भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। पहले छात्र अपने मन का विषय नहीं पढ़ पाते थे और उन पर दूसरे विषय पढ़ने का दबाव बना रहता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में छात्र अपने मनपसंद विषय पढ़ेंगे तो उनमें आत्मविश्वास ही पैदा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वह स्वयं अपने को समाज के लिए अधिक बेहतर रूप में कुछ देने योग्य बनेंगे। मेरा विश्वविद्यालयों से और उच्च शिक्षण संस्थाओं के कुछ
कुलपतियों, संस्था प्रधानों से अनुरोध है कि वे अपने यहाँ कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े विषय विशेषज्ञों को बतौर अतिथि व्याख्याता बुलाएं और उनसे विद्यार्थियों को रूबरू कराएं। नियमित पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े आयाम भी उसमें जोड़ें। इससे शिक्षा व्यापक उद्देश्यों को लिए सार्थकता प्राप्त कर सकेगी। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए अपने यहाँ आधुनिक समय की मांग के अनुरूप ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित करें, वर्चुअल लैब विकसित करें और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम में अपनी अभी से भागीदारी सुनिश्चित करें। शिक्षा से किसी देश का भविष्य तैयार होता है। स्वाभाविक ही है कि इसके लिए शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। इस नीति में देश की जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य इसीलिए रखा गया है। उस शिक्षा में शोध के स्तर पर गुणात्मक वृद्धि भी जरूरी है। नई शिक्षा नीति में मजबूत अनुसंधान संस्कृत हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात कही गई है। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। शोध आज के लिए बहुत आवश्यक है। जहां इनोवेशन और R&D नहीं है वहां हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज की शिक्षा में विद्यार्थियों को इनोवेशन और R&D दोनों के माध्यम से किस तरह से उसके प्रतिभा का विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं, आज के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए उसकी बहुत आवश्यकता है। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। मैं समझता हूं देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब स्वतंत्र रूप से शोध संस्कृति के विकास के लिए इस तरह का प्रावधान शिक्षा नीति में किया गया है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने यहाँ नवीनतम शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करें जिससे विद्यार्थी बहुत सारी किताबों के संदर्भ से एक पुस्तक तैयार करने की सोच की बजाय अपने स्वयं के अनुभव, अध्ययन से मौलिक स्थापनाओं की ओर प्रवृत्त हो सके। मुझे बताया गया है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर अपने समीपवर्तीय स्थानों की आवश्यकताओं को जानने हेतु लगातार वर्चुअल रूप से संवाद कर रहा है। इसी क्रम में आज 4 जिलों में एक साथ 100 से अधिक महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के 20 विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय में इस तरह की कार्यप्रणाली से छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों और अभिभावकों में विश्वास उत्पन्न होगा और वे अपनी क्षमता का आकलन करने का एक अच्छा माध्यम भविष्य में विकसित कर सकेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक उन्नयन के लिए अपने संबद्ध 184 महाविद्यालयों में वरिष्ठ एलुमनाई को सलाहकार बनाने की पहल प्रशंसनीय है और मैं सोचता हूं एक बहुत अच्छा कदम है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक दिन का मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने एक दिन में परीक्षा करवाकर उसी दिन परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय किया है। यह मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में शायद पहला ऐसा कदम होगा। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि एक दिन का मिशन अर्थात एक ही दिन
परीक्षा देना और उसी दिन परिणाम घोषित करना। ये तो अभी मैंने कहीं सुना नहीं, लेकिन ये अगर सफलतापूर्वक कर ले गए तो निश्चित रूप से बाकी के विश्वविद्यालयों के लिए, शिक्षण संस्थाओं के लिए यह अनुकरणीय होगा और निश्चित रूप से इस दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय ने औद्योगिक क्षेत्र में लखनऊ के CDRI, अमेरिका से भी वहां ज्यादा रहने लगता है और इसलिए उन्होंने लखनऊ के ही CDRI, NDRI, CMET, ITRC एवं अन्य CSIR शोध जैसी प्रमुख संस्थाओं की सहभागिता के साथ जो कार्य किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। इसके साथ ही मुंबई बॉलीवुड से फिल्म जगत में अपने विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए जो MOU और संवाद किया जा रहा है, ये भी प्रशंसा के योग्य है। उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद ऐसे जिले हैं जहां के ग्रामीण एवं जनजातीय परिवेश की सांस्कृतिक धरोहर अनमोल है। इसी लगता है आपने फिल्म क्षेत्र में MOU किया है ताकि वो इलाका इतना अच्छा है कि स्वाभाविक रूप से लोग आकर्षित होकर अनेक प्रकार की सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। यहाँ के जनजातीय समाज को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाना जरूरी है। इसके लिए विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। मुझे बताया गया है कि शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने 101 नए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए हैं। इनमें MWOC, फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग, एंथ्रोपोलॉजी इत्यादि कई पाठ्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर संकाय शुरू करना भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। आज का ये वेबिनार इस बात का द्योतक है कि नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप संकल्पबद्ध हैं। आज का ये 100 से अधिक महाविद्यालयों में आयोजित वेबिनार विश्वविद्यालय के विजन और मिशन को स्पष्ट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और एलुमनाई को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आगे दीपावली आ रही है, दीपावली की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।